कहानी की शुरुआत पुराने जापान के समय से होती है। वहां एक जगह थी आंखों, जहां अब भी जमींदारों का शासन चलता था। एक दिन कुछ समुराई एक अजीब लड़के को पकड़ कर लाए। उस लड़के का नाम काय था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। सबको शक था कि कहीं वह कोई भूत प्रेत या राक्षस तो नहीं। उसकी बहुत सफेद त्वचा देखकर गांव वाले उससे डरते थे और उसे अपने इलाके में नहीं रखना चाहते थे। लेकिन वहां के मालिक लॉर्ड आसानो ने कहा, यह लड़का यहीं रहेगा। आसानो की बेटी मीका को भी वह लड़का अच्छा लगा और दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे काहे उसी राज्य में बड़ा हुआ। लोग अब भी उसे अजनबी समझते थे, लेकिन वह आसानो की दया और मीका की दोस्ती के लिए आभारी था। एक दिन कुछ शिकारी एक भयानक जानवर को पकड़ने निकले। एक ऐसा राक्षस जिससे पूरा गांव डरता था। वह बहुत विशाल था, उसकी 6 आंखें थीं और वह घोड़ों को भी हवा में उछाल देता था। उसी दौरान एक समुराई यशानो की तलवार गिर गई और वह उस जानवर के सामने फंस गया। काय ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस दैत्य को मार गिराया और यशानो की जान बचाई। उसने उसकी तलवार भी लौटा दी, लेकिन यशानो ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मर जाना बेहतर था। इस अपवित्र ने मेरी जान बचाई। बाकी सब भी यही मानते थे कि काये साधारण इंसान नहीं है। थोड़ी देर में बाकी समुराई वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि उस राक्षस को यशानो ने मारा है। यशानो ने सच्चाई नहीं बताई और सारा श्रेय खुद ले लिया। जाते समय काय ने एक अजीब सी सफेद लोमड़ी देखी, जिसकी दोनों आंखों के रंग अलग थे। उसी समय नागातो नाम के दूसरे इलाके में वही सफेद लोमड़ी अपने मालिक लॉर्ड कीरा के पास पहुंची। अचानक वह एक खूबसूरत औरत में बदल गई। असल में वह कीरा की जादूगरनी जासूस थी। उसने कीरा को बताया कि लॉर्ड आसानो को खत्म करने की उनकी पहली कोशिश नाकाम रही है। जब सब लोग शिकार से लौटे तो मीका ने अपने पिता का स्वागत किया। उसने पूछा, आपको चोट तो नहीं लगी? आसानो मुस्कुराए और बोले, किसी खास को मेरी चिंता हो रही है क्या? तभी पता चला कि उस 6 आंखों वाले राक्षस को मारना कितना जरूरी था। आंखों में जल्द ही शोगुन नाम का एक बड़ा आयोजन होने वाला था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण समारोह था जहां सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए था। आसानो अपनी बेटी मीका के काम से बहुत खुश था। उसने कहा, अगर तुम्हारी माँ आज होती तो तुम्हारे काम पर बहुत गर्व करती। उस रात मीका घायल काय की देखभाल करने उसके पास आई। उसने बातों बातों में यशानो का जिक्र छेड़ा और कहा, जब सब उसकी तारीफ कर रहे थे तो उसकी आंखों में शर्म थी। काय समझ गया कि मीका सच्चाई जानती है। उसने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा, लेकिन तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। कुछ ही दिनों में शोगुन के समारोह का दिन आ गया। भीड़ में एक औरत नजर आई। उसकी आंखें भी 2 रंगों की थीं, बिल्कुल उसी लोमड़ी की तरह जो जंगल में दिखी थी। काय को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह जाकर ओइशी को बताने लगा। उन्हें पता नहीं था कि ओइशी का बेटा शिकारा उनकी बातें सुन रहा है। काय ने कहा, हमारे बीच एक जादूगरनी है। ओइशी ने जवाब दिया, जादूगरनी का असली चेहरा तो सिर्फ राक्षस देख सकते हैं, तुम्हें ये कैसे पता? अगले दिन त्योहार फिर शुरू हुआ और लॉर्ड कीरा वहां पहुंचा। उसने आसानों से विनम्रता से बात की, पर भीतर ही भीतर दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। कीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुम्हारे पास बहुत खूबसूरत रखैल है। आसानो गुस्से में बोला, ये मेरी बेटी है समझे, और जुबान संभालो। ड्रामे के बाद दोनों राज्यों के योद्धाओं के बीच मुकाबले का समय आया। कीरा का योद्धा बहुत ताकतवर था। उसने सबको प्रभावित कर दिया। कीरा ने मीका से कहा, चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिता का चुना हुआ योद्धा भी उतना ही बहादुर होगा। मगर किसी को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि आसानो ने यशानो को चुना था, यह सोचकर कि वही राक्षस को मार चुका है। सबको उम्मीद थी कि यशानो ही लड़ेगा, लेकिन लड़ाई से ठीक पहले वही लोमड़ी फिर उसके सामने आई। अब यशानो का चेहरा अजीब लग रहा था, मानो किसी जादू के असर में हो। जब शिकारा उसे बुलाने आया तो यशानो लड़ने के काबिल नहीं था। काय ने कहा, किसी और को भेजो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगर उनका योद्धा न आया तो बड़ी बेइज्जती होती और आसानो की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। पर नियम था कि इस मुकाबले में सिर्फ एक समुराई ही लड़ सकता था, और न काय न यशानो, दोनों में से कोई समुराई नहीं था। लेकिन समुराई हमेशा मुखौटा पहनते हैं। उस नकाब के पीछे कोई नहीं पहचान सकता था कि योद्धा कौन है। सबके सब इंतजार करते रहे। शोगुन ने अपने सेवक को भेजकर पूछा, कहाँ है तुम्हारा योद्धा? तभी आंखों का योद्धा मंच पर पहुंचा। उसकी एंट्री उतनी शानदार नहीं थी, लेकिन लोगों ने राहत की सांस ली कि अब मुकाबला होगा। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं रही। कीरा का योद्धा बहुत ताकतवर था और उसने सामने वाले को बुरी तरह घायल कर दिया। एक बार में उसका मुखौटा गिरा और सब दंग रह गए। वो काय था। शोगुन ने तुरंत लड़ाई रुकवाई और कहा, यह समुराई नहीं है। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे मार डालो। तभी मीका डर के मारे उसके सामने आ खड़ी हुई। लॉर्ड आसानो ने सिर झुकाकर कहा, अगर किसी को सजा देनी है तो वह मुझे दी जाए। शोगुन ने यह स्वीकार किया और सजा का फैसला आसानो पर छोड़ दिया।
उसी शाम जादूगरनी कीरा के सामने अपने अगले षड्यंत्र के बारे में बताने आई। उसने कहा, अब समय बिल्कुल सही है, आसानो बहुत कमजोर पड़ चुका है। फिर उसने अपने जादू से एक भयानक 6 आंखों वाली मकड़ी पैदा की, वही राक्षसी जीव जिसने पहले हमला किया था। वह मकड़ी धीरे धीरे आसानो के पास गई और उसके होठों के पास डंक मार दिया। उस जहरीले डंक से लॉर्ड आसानो बीमार पड़ गया। आसानो एक झटके से जाग उठा। उसे ऐसा भ्रम हुआ जैसे कीरा मीका पर हमला करने वाला हो। उसने घबराकर अपनी तलवार उठाई ताकि अपनी बेटी की रक्षा कर सके, लेकिन ये सब सिर्फ उसके मन में चल रहा था। फिर भी जब उसने तलवार चलाई तो वार सच्चा निकला और सबने देखा कि उसने कीरा पर हमला किया है। समुराई तुरंत दौड़कर आए और आसानो को रोक लिया। कीरा ने मासूम बनते हुए सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। इस घटना के बाद शोगुन ने आसानो को मौत की सजा सुनाई, क्योंकि उसने एक अतिथि पर हमला किया था। लेकिन उसकी इज्जत और रुतबे की वजह से उसे ये मौका दिया गया कि वह खुद अपनी जान ले सके। आसानो ने ओइशी से कहा, यह फांसी से बेहतर है। ओइशी ने दुख से कहा, यह अन्याय है, आप पर कोई दोष नहीं, आपको जादू से वश में किया गया था। उसने अपनी बेटी मीका से आखिरी बार मुलाकात की। बोला, रोना मत, किसी को मत दिखाना कि तुम कमजोर हो रही हो। इसके बाद वह ओइशी के साथ एक जगह गया जहां ओइशी ने उसके लिए तलवार साफ की। काए अभी भी अपने जख्मों से उबर नहीं पाया था, लेकिन बाकी सबने अपनी आंखों से आसानों का अंत देखा। समुराई अपने मालिक की मौत का बदला लेना चाहते थे, मगर ओइशी ने कहा, अगर हमने अभी लड़ाई शुरू की तो सिर्फ सैनिक ही नहीं, हमारे गांव वाले, किसान सब खतरे में पड़ जाएंगे। एक सच्चे योद्धा का पहला कर्तव्य है दूसरों की रक्षा करना। कुछ दिनों बाद मीका शोगुन के पास गई। उसने कहा कि वह अपने पिता की अकेली संतान है, इसलिए शादी तक वह इस क्षेत्र की देखभाल करेगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। अब से लॉर्ड कीरा ही आंखों का नया मालिक होगा। मीका को 1 साल का समय दिया गया ताकि वह शोक मना सके, और फिर उस साल के बाद उसकी शादी कीरा से कर दी जाएगी। ओइशी और आसानो के सभी सैनिकों के लिए शोगुन ने आदेश जारी किया कि अब वे समुराई नहीं रहे, अब वे रोनिन कहलाएंगे, यानी ऐसे समुराई जिनका कोई स्वामी नहीं होता। शोगुन ने साफ कहा, तुम लोग बदला नहीं लोगे। कीरा ने सत्ता में आते ही पहला आदेश दिया, सभी रोनिनों को क्षेत्र से बाहर निकाल दो। अगर कोई रोनिन यहाँ मिला उसे मार दिया जाएगा। यह सुनकर मीका का दिल टूट गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। काय को रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए लाया गया। कीरा ने अपनी होने वाली पत्नी मीका से कहा, उसे आखिरी बार देख लो, अब तुम इसे कभी नहीं देख पाओगी। फिर उसने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि ओइशी के साथ क्या करना है। उसे ओइशी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसे कैद खाने में डाल दिया गया, जहाँ वह पूरा 1 साल रहा। एक दिन भारी बारिश के बीच पहरेदारों ने उसे घसीटते हुए बाहर निकाला। उसका कमजोर शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी और बेटा दौड़ कर आए। उन्होंने उसे गर्म खाना दिया। पत्नी ने बताया, सब लोग आंखों छोड़ चुके हैं, मीका को महल में ले जाया गया है, क्योंकि उसका 1 साल का समय पूरा हो चुका है। अब उसकी शादी की तैयारी हो रही है। ओइशी ने पूछा, काय का क्या हुआ? शिकारा ने कहा, उसे बहुत दूर ले जाकर गुलाम बना दिया गया है। जब ओइशी ने खाना खाया तो उसे सब कुछ समझ में आ गया। वह खड़ा हुआ और अपनी पत्नी से बोला, तुरंत तैयारी करो। पत्नी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन ओइशी ने कहा, दुनिया को कह दो कि हमारा तलाक हो गया है, मुझे एक काम पूरा करना है और यही तुम्हें बचाने का एकमात्र तरीका है। उसने पत्नी और बेटे को विदा कहा, शिकारा को कुछ बातें समझाई और घोड़े पर सवार होकर निकल गया। कई जगह खोजने के बाद आखिरकार उसने काय को ढूंढ निकाला। काय की हालत बहुत खराब थी। उसे नशे में धुत लोगों के तमाशे के लिए लड़वाया जा रहा था। ओइशी उस लड़ाई में एक योद्धा बनकर शामिल हुआ ताकि वह काय से बात कर सके, लेकिन बीते 1 साल में काय सिर्फ एक लड़ने की मशीन बन चुका था। उस पर इतना अत्याचार हुआ था कि अब वह ओइशी को पहचान भी नहीं पा रहा था। ओइशी चिल्लाता रहा, काय मैं हूँ, ध्यान दो, लेकिन काय बस वार पर वार करता गया, जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। जब उसने मीका का नाम सुना तो उसकी आंखों में पहचान लौट आई। फिर दोनों ने वहां से भागने की योजना बनाई। गोलीबारी और हमलों से बचते हुए वे वहां से निकल गए। काफी दूर जाने के बाद दोनों ने बात की। अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। काय अब वह शांत लड़का नहीं था, वह तेज, गुस्से वाला और दृढ़ बन चुका था। ओइशी ने स्वीकार किया, मुझे तुम्हारी जादूगरनी वाली बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। लॉर्ड कीरा ने हमारे मालिक को छल से मरवाया। अब उसे काय की मदद की जरूरत थी। 1 साल की कैद ने उसे भी बहुत बदल दिया था, इसलिए अब वह काय से बेहद सम्मान से बात कर रहा था। इस बीच कीरा के महल के बाहर एक व्यक्ति डच द्वीप से खबर लेकर आया। उसने कहा, जिस योद्धा को तुमने हमें बेचा था वह एक समुराई की
मदद से भाग निकला है। ये सुनकर कीरा गुस्से में भर गया। उसने जादूगरनी को आदेश दिया, ओइशी को ढूंढ निकालो और उसे पूरी तरह खत्म कर दो। उधर काय और ओइशी एक झील के किनारे पहुंचे जहां शिकारा उनका इंतजार कर रहा था। उसने सभी वफादारों को इकट्ठा किया हुआ था। उसने कहा, मेरे पास एक योजना है, लेकिन यह शोगुन के आदेश के खिलाफ है। जो भी इसमें शामिल होगा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। जैसे ही उसने कहा कि हमारा लक्ष्य लॉर्ड कीरा को खत्म करना है, सभी रोनिन जोश से भर उठे। हर कोई ओइशी की योजना के अनुसार काम करने को तैयार था। महल में सख्त पहरा था, चारों ओर सैनिक तैनात थे, इसलिए उन्हें पता लगाना था कि कीरा अपने मंदिर के दौरे पर कब जाएगा। उन्हें और लोगों और हथियारों की जरूरत थी। ओइशी ने यह काम अपने कुछ आदमियों को सौंपा, लेकिन उनमें से एक आदमी काय पर भड़क उठा। वह उस पर हमला करते हुए बोला, ये समुराई नहीं है। ओइशी ने उसे रोकते हुए कहा, हम में से कोई भी अब समुराई नहीं है। इसके बाद सब अपने अपने काम पर निकल गए। थोड़े समय बाद ओइशी और काय युत्सु नाम की जगह पहुंचे जहां तलवारें बनाई जाती थीं। वह जगह सुनसान लग रही थी, मानो वहां कोई इंसान बाकी ही ना हो। तभी उन्होंने कुछ सशस्त्र सैनिकों को आते देखा। काय ने कहा, हम तो बस किसान हैं, कुछ औजार खरीदने आए थे। सिपाही ने जवाब दिया, ये अब लॉर्ड कीरा का गांव है। सिपाहियों ने शिकारा के हाथों को देखा और बोले, ये हाथ किसान के तो नहीं लगते। काय समझ गया कि अब क्या होने वाला है। उसने तुरंत उन सिपाहियों पर हमला कर दिया। वह इतनी तेजी से लड़ा कि सारे सिपाही पल भर में ढेर हो गए। जो बचे वे डर के मारे कांपने लगे। रोनिन ने मरे हुए सिपाहियों की तलवारें उठा लीं। अब यह साफ हो गया था कि कीरा ने पूरा इलाका अपने कब्जे में कर लिया है और वहां से हथियार पाना अब असंभव था। तब काय ने ओइशी को अपना राज बताया। उसने कहा, हम टेंगू के जंगल में हथियार ढूंढ सकते हैं, वहीं जहां मैं बचपन में भूत प्रेतों के बीच पला बड़ा हूँ। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी उनकी दी हुई जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ओइशी को उसकी भूतों वाली बातें अच्छी नहीं लगीं, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसे बदला तो हर हाल में लेना ही था। तभी उनके एक आदमी ने आकर बताया कि लॉर्ड कीरा के अगले सफर की खबर मिल गई है। पर कीरा अचानक एक खूबसूरत लड़की से मिला और उसी में उलझ गया। उसकी आंखें बहुत अलग थीं। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इधर ओइशी के लोग सावधानी से जंगल में दाखिल हुए। उन्होंने उत्तर दिशा का रास्ता पूछा तो काय ने कहा, वहां भूत हैं। फिर ओइशी और काय एक अंधेरी गुफा में चले गए। बाकी लोग बाहर ही रुक गए। काय ने कहा, अगर ज्यादा लोग अंदर गए तो भूत नाराज हो जाएंगे। ओइशी, याद रखना, जो भी हो जाए अपनी तलवार मत निकालना। गुफा के बाहर खड़े रोनिन आपस में बातें करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ओइशी को काय पर इतना भरोसा क्यों है। थोड़ी देर बाद उन्होंने तय किया कि वे काय पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगा शायद काय ओइशी को मारने के लिए उसे अंदर ले गया है, इसलिए वे भी गुफा के अंदर जाने लगे, हालांकि उन्हें मना किया गया था। उधर काय गुफा के गहरे हिस्से में अकेला चला गया। थोड़ी ही देर में एक अजीब सा आदमी उसके सामने आ गया। दोनों में बातें होने लगीं, दुनिया के बारे में और इस बारे में कि बाहर काय जैसे लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है। उस आदमी ने कहा, मुझे भी बार बार गंदा खून कहा गया, हर जगह से निकाला गया बिना किसी गलती के, लेकिन यहाँ इन भूतों की दुनिया में मुझे कभी ठुकराया नहीं गया। यहाँ मुझे अपना लिया गया। इसी बीच बाहर ओइशी खड़ा था, हैरान और चिंतित। उसके साथ ही दुख और गुस्से से भरे हुए थे। अचानक कुछ सिपाहियों ने बिना वजह अपनी तलवारें निकाल लीं और एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई। ओइशी के मन में एक आवाज गूंजी, तलवार निकालो, अपने लोगों को बचाओ। वह बिना तलवार निकाले मदद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके लोग एक एक करके गिरते गए। उसी समय काय ने उस तलवार की मांग की जो दोनों के बीच जमीन में गड़ी थी। भूत ने कहा, हाँ ले सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। पहले मुझसे पहले इसे छूकर दिखाओ। दोनों हवा में उछले और एक दूसरे पर टूट पड़े। काय बिजली की तरह तेज निकला। भूत मुस्कुराया। उसे खुशी हुई कि काय में अब भी वही ताकत और गति बाकी है। दूसरी ओर दूसरे कमरे में सब कुछ अलग ही हो रहा था। असल में ओइशी के साथी तो कभी गुफा में आए ही नहीं थे। यह सब एक छल था, एक परीक्षा थी ओइशी के धैर्य और विश्वास की। जब काय लौटा, उसके हाथों में कई तलवारें थीं। सभी रोनिन बाहर इकट्ठे हो गए। तभी असोगाई ने आकर बताया कि लॉर्ड कीरा आज रात किले से निकलने वाला है। ओइशी ने बात सुनी, मगर यह नहीं देखा कि असोगाई की आंखें अब धुंधली हो चुकी थीं। शिकारा भी लड़ाई में शामिल होना चाहता था, पर उसके पिता ने मना कर दिया तो वह एक बूढ़े व्यक्ति के साथ पीछे रह गया। रात हुई। रोनिन चुपचाप किले में घुस गए। अंदर एक लंबे बालों वाला व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, जैसे ओइशी का इंतजार कर रहा हो। अचानक वह पलटा। वह जादूगरनी थी। उसने हाथ हिलाया और हर तरफ आग लग गई। कई लोग मारे गए, कुछ बुरी तरह घायल हो गए। किले के अंदर जादूगरनी ने लॉर्ड कीरा को एक तलवार दी और कहा, यह पहले ओइशी की थी,
फिर उसने मीका को ताना देते हुए कहा, मैंने अकेले तुम्हारे पिता की बची हुई सेना को भी खत्म कर दिया था। बातों बातों में जादूगरनी ने अपना खंजर मीका के पास छोड़ दिया, जिससे मीका के मन में एक विचार आया। इधर रोनिन के शिविर में खबर पहुंची कि जादूगरनी की सोच गलत थी। हाँ, कई घायल हुए पर ज्यादातर जिंदा बच गए। ओइशी ने कहा, यह मेरी गलती है, हमें इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। अब हमें तुरंत बदला लेना होगा, चाहे हार हो या जीत। अगर मरना भी पड़े तो सम्मान के साथ। काय ने कहा, हम अब भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। कीरा को लगता है हम सब मर चुके हैं, यही हमारा असली मौका है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और अवसर मिला। रास्ते में काय ने एक थिएटर मंडली को देखा जो उसी इलाके में नाटक करती थी। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने कहा, हम लॉर्ड कीरा की शादी में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये सुनकर रोनिन ने एक नया प्लान बनाया। सब जानते थे शायद हम वापस न लौटे, पर उन्हें यह भी पता था कि यह मिशन कितना खतरनाक है। उन्होंने अपनी कुर्बानी की कहानी लिखी ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। सबने उस पर हस्ताक्षर किए। अब काय उनके बीच अजनबी नहीं रहा। यासानो ने सबके सामने स्वीकार किया कि 6 आंखों वाले दैत्य को काय ने मारा था। उसने नहीं, हालांकि देर से, लेकिन उसने माफी मांग ली। उसने कहा, एक सच्चा समुराई हमेशा 2 तलवारें रखता है, और उसने काय को दूसरी तलवार दे दी। रात आई। किले में शादी की तैयारी शुरू हो गई। पूरा किला सिपाहियों से भरा हुआ था। अभिनेताओं के भेष में सभी रोनिन अंदर घुस गए और किसी को खबर तक नहीं हुई कि काय और ओइशी उन्हीं के बीच धीरे धीरे किले में प्रवेश कर चुके हैं। थोड़ी ही देर में मीका को दुल्हन के वस्त्रों में लॉर्ड कीरा के सामने लाया गया। जैसे ही दोनों बैठे, नाटक शुरू हो गया। सभी लोग उस खेल में खोए हुए थे और उसी मौके का फायदा उठाते हुए सारे रोनिन किले के एक कोने से ऊपर चढ़ने लगे। वे वहां के पहरेदारों को चुपचाप खत्म करते जा रहे थे। वे इतने सलीके और शांति से काम कर रहे थे कि किसी को शक तक नहीं हुआ। जैसे ही वे किसी सिपाही को मारते, उनमें से ही कोई उसकी जगह खड़ा हो जाता। ऐसा लगता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच मंच पर आग का करतब दिखाया जा रहा था। लोग खुशी से ताली बजा रहे थे, लेकिन तभी जादूगरनी को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ओइशी भी वहां वेश बदलकर मौजूद था। उसने भी करतब दिखाने शुरू किए, पर जैसे ही कुछ सिपाही मारे गए, एक ने ओइशी पर तीर चला दिया जो उसके हाथ को छू कर निकल गया। ओइशी का कीरा पर हमला असफल हो गया। अब कीरा के लोग उसे और मीका को तीरों की बरसात से बचाते हुए अंदर ले गए। रोनिन उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन अब पूरे किले में भीषण युद्ध छिड़ चुका था। काय अकेला ही कई दुश्मनों को मार गिरा रहा था। लॉर्ड कीरा ने अपने सबसे खतरनाक योद्धा को रोनिन का सामना करने भेजा। उसे देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। सब जानते थे कि वह बेहद शक्तिशाली था, लेकिन तभी एक रोनिन ने जलता हुआ बारूद हथियार खाने में फेंक दिया। भयंकर विस्फोट हुआ और कीरा का वह योद्धा उसी में मारा गया। जादूगरनी ने तुरंत अपना रूप बदला और उड़ गई। इसी दौरान मीका ने मौका देखा, अपने शादी के परिधान में छिपा हुआ खंजर निकाला और कीरा पर वार कर दिया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह उसे नहीं मार पाएगी, तो मौका देखकर वहां से भाग गई। अब पूरा किला युद्ध का मैदान बन चुका था। सभी रोनिन अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। कुछ देर बाद काय और मीका आमने सामने हुए। काय ने कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उसी पल जादूगरनी वापस लौट आई। उसने अपना रूप बदलकर एक विशाल अजगर ड्रैगन का रूप धारण कर लिया। काय बोला, मैं तुमसे नहीं डरता। जादूगरनी ने आग के शोलों से हमला किया, लेकिन काय ने अपनी विशेष तलवार से हर वार को रोका और फिर पलटकर उस पर लगातार प्रहार करने लगा। इधर ओइशी और कीरा के बीच अब केवल एक पतली दीवार बाकी थी। दोनों ने एक दूसरे पर वार किया, दीवार टूट गई और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही माहिर योद्धा थे, बराबरी के। वहीं दूसरी ओर जादूगरनी से लड़ते हुए काय की तलवार उसके हाथ से छूट गई। लेकिन जब अजगर मीका पर झपटने के लिए आगे बढ़ा, काय ने अपनी छिपी हुई शक्ति का प्रयोग किया। तलवार को हवा में उठाया और अजगर पर जोरदार वार किया। अजगर जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे वापस जादूगरनी के असली रूप में बदलने लगा। वह वार इतना शक्तिशाली था कि जादूगरनी ने वहीं दम तोड़ दिया। किले के भीतर ओइशी ने भी लॉर्ड कीरा को परास्त किया और अंत में उसका सिर काट दिया। युद्ध का अंत हो गया, हमेशा के लिए। लॉर्ड कीरा के मरते ही उसके सैनिकों ने भी अपने हथियार डाल दिए। फिर सारे 47 रोनिन राजकुमारी मीका के साथ वापस आंखों लौट आए। उन्होंने आसानों की कब्र पर जाकर उसकी तलवार रख दी और ओइशी ने सिर झुकाकर अपने स्वामी का ऋण चुका दिया।